गुड मॉर्निंग बच्चों। इससे पहले हमने सार्वजनिक संपदा के संसाधन एवं उनका अवक्षय के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने संसाधन का अर्थ, संसाधनों का वर्गीकरण, प्राकृतिक संसाधन, इसके अंतर्गत अपने मानवीय संसाधन, उसमें पहला नवीनीकरण संसाधन, दूसरा अनवीनीकरण संसाधन के बारे में पढ़ा था। इससे आगे चलते हुए आज हम नवीनीकरण, अक्षय, प्रभावी या संसाधन के बारे में पढ़ेंगे कि नवीनीकरण संसाधन कौन से होते हैं। अप्राकृतिक, अपरिवर्तनीय संसाधन, जिसमें मनुष्य की गतिविधियों से कोई विशेष विपरीत परिवर्तन नहीं होता, जैसे आणविक शक्ति, वायु ऊर्जा, ज्वार शक्ति, जल वृष्टि। दूसरा है दुरुपयोगी संसाधन। इसमें मनुष्य की गतिविधियों से परिवर्तन की संभावना रहती है तथा इनका उपयोग न होने पर ये क्षीण हो सकते हैं। इस प्रकार के ये संसाधन हैं सौर ऊर्जा, वायुमंडल, महासागर, झील तथा नदियों का जल। चौथा है जल शक्ति। सौर ऊर्जा एक असमाप्य स्रोत है, किंतु मानव की गतिविधियों से बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण पृथ्वी पर पहुंचने वाली सौर ऊर्जा प्रभावित हो सकती है। सागर एवं झीलों की वनस्पति एवं जीव जंतु जल प्रदूषण से नष्ट हो जाते हैं। वनों के कटने से जल स्रोत सूखने लगे हैं। इसका तात्पर्य यह है कि संसाधनों का उपयोग सुनियोजित व वैज्ञानिक ढंग से किया जाना आवश्यक है। इसके बाद हम लेंगे क्षीय संसाधन। क्षीय संसाधनों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला संधारणीय संसाधन, दूसरा असंधारणीय संसाधन। संधारणीय संसाधनों में से जिनकी देखभाल एवं संरक्षण से पुनर्स्थापना या पुनर्निर्माण हो सकता है, जैसे जल, वन, चारागाह, भूमि की उत्पादकता या उर्वरापन, जंगली पशु आदि। जबकि असाधारणीय संसाधनों में सभी प्रकार के खनिज, पेट्रोलियम, कोयला आदि शामिल है। इनमें से कुछ धातुओं का अनेक बार उपयोग होता है, जैसे तांबा, सोना, हीरा, माणिक आदि। जबकि पेट्रोलियम, गैस, कोयला, जिप्सम, नमक आदि खनिज एक बार उपयोग के पश्चात नष्ट हो जाते हैं। मानवीय उपयोग के आधार पर संसाधनों को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला भोज्य पदार्थ, दूसरा कच्चे माल, तीसरा शक्ति के संसाधन। इन्हें हम आर्थिक संसाधन के नाम से भी पुकारा जाता है। इस टॉपिक में हम सार्वजनिक संपदा के प्रमुख संसाधनों या प्राकृतिक संसाधनों व इनके अवक्षय की विस्तृत व्याख्या करेंगे। इसमें पहला है वन संसाधन, दूसरा जल संसाधन, तीसरा खनिज संसाधन, चौथा खाद्य संसाधन, पांचवा ऊर्जा संसाधन, छठा भूमि संसाधन। तो बच्चों, सबसे पहले हम लेते हैं वन संसाधन। वन संसाधन में वृक्षों एवं अन्य वनस्पतियों द्वारा सघन रूप से ढके हुए विस्तृत स्थलीय क्षेत्र को वन कहते हैं। आज संसार के कुल भूमि क्षेत्र का 24.4% भाग वनों से ढका हुआ है। वन उन्हीं प्रदेशों में पाए जाते हैं जहां प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। जो क्षेत्र बहुत सूखे या ठंडे हैं, वहां पे वन नहीं पाए जाते। वनों का महत्व। वन किसी भी देश की अमूल्य संपत्ति होते हैं। वन न केवल जलवायु को प्रभावित करते हैं, अपितु देश के उद्योगों के लिए कच्चा माल व अनेक साधन उपलब्ध कराते हैं। वनों से होने वाले लाभ अगिनत होते हैं। ये तापमान को नियंत्रित करते हैं, नमी व वर्षा को नियमित करते हैं, तेज आंधियों को रोकते हैं, मरुस्थल के प्रसार में निर्णायक बाधा पैदा करते हैं,
आधुनिक सभ्यता के लिए रोटी, कपड़ा, मकान एवं सभ्य समाज के अनेक उद्योगों के लिए निर्मित व अर्धनिर्मित एवं अनेक स्वरूपी कच्चा माल प्रदान करते हैं। इनसे अनेक प्रकार की दवाएं, जड़ी बूटियाँ, रस, फल, फूल आदि प्राप्त होते हैं ताकि हम स्वस्थ एवं खुशहाल बने रहें। वन भूमि, वायु, जल के मध्य संतुलन बनाए रखते हैं। वनों पर अनगिनत प्रकार के भूचर, जलचर, रेंगने वाले और पक्षियों का संसार निर्भर करता है। पर्यावरण में वन बहुत महत्वपूर्ण हैं। वृक्ष वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तथा उसमें ऑक्सीजन छोड़ते हैं। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा वन वायुमंडल में जल वाष्प की वृद्धि करते हैं। वन मृदा अपरदन को रोकते हैं क्योंकि वृक्षों की जड़ें मृदा कणों को बांधे रखती है। वन पक्षियों, वन जीवों, अन्य प्राणियों को सुरक्षित आवास प्रदान करते हैं। वन जल वर्षा में रिसने में सहायक हैं। इस प्रकार से वो अपनी कम मात्रा को ही बहकर जाने देते हैं। वनों से प्राप्त लकड़ी भवन निर्माण, फर्नीचर, कागज और कृत्रिम रेशे बनाने तथा ईंधन के रूप में जलाने में काम आती है। वन नाश अथवा वनोन्मूलन प्रत्येक देश के लिए वन एक अमूल्य संसाधन होते हैं। ये लकड़ी, कागज तथा अन्य विविध पदार्थ के उत्पादन हेतु कच्ची सामग्री का स्रोत ही नहीं वरन परिस्थिति के संतुलन बनाए रखने में अमूल्य योगदान होता है। जल प्रवाह नियमन, मिट्टी संरक्षण तथा मनोरंजन का भी संसाधन है। परंतु वन संसाधन की सुरक्षा तथा सदुपयोग के लिए प्रति देशों में जागरूकता नहीं है। वनों की क्षति कई तरीकों से की जाती है। इनमें से मुख्य तरीके निम्नलिखित से। पहला है बच्चों, वनों में आग लगना। आग द्वारा वन संसाधन को अत्यधिक क्षति पहुंचती रहती है। मनुष्य की गलती से सिगरेट, बीड़ी व चिंगारी आदि फेंकने अथवा अन्य किसी प्रकार की असावधानी से अथवा कभी कभी प्राकृतिक कारणों से भी वनों में आग लग जाती है। इससे वनों को अपूर्णीय क्षति होती है जो केवल भूमि की सतह पर ही जलती है। इससे वृक्षों को कोई विशेष क्षति नहीं पहुंचती, पर सतह पर पड़ी हुई पत्तियां, घास, जड़ी बूटियां आदि जल जाती है। इससे मिट्टी को प्राप्त होने वाले जैव पदार्थ नष्ट हो जाते हैं तथा वातावरण का नुकसान होता है और वृक्षों की अधिक क्षति शीघ्रगामी से पहुंचती है। दूसरा है इसमें बच्चों लकड़ी कटाई। लकड़ी कटाई वन विनाश का महत्वपूर्ण कारक है। मानव सभ्यता इन निम्न उपयोग के लिए लकड़ी काटता है। पहला, ईंधन के रूप में जलाने के लिए, भवन निर्माण में लकड़ी, दरवाजे, फर्नीचर बनाने हेतु, कागज बनाने के लिए, व्यापारिक उपयोगों के लिए। तीसरा है अंधाधुंध वृक्ष काटना। अंधाधुंध वृक्ष काटने से क्षति उन वनों की होती है जिसमें लकड़ी काटने निकालने पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। जलावन या कभी कभी औद्योगिक कार्यों के लिए कच्चे पक्के सभी प्रकार के वृक्ष काटे जाते हैं। कटे वृक्ष को वन से निकलने के प्रयत्न में मार्ग में कितने ही छोटे मोटे पौधों को रोन दिया जाता है अथवा रास्ता बनाने के लिए अन्य पेड़ों को काट डालते हैं। इससे इतने ही वृक्ष नष्ट हो जाते हैं, आग लगने फैलने की संभावना बढ़ जाती है। चौथा है खनन। वर्तमान समय में खनिजों के लिए खनन के लिए वनों की कटाई की जाती है। व्यवहारिक दृष्टि से किए जाने वाले खनन के कारण वनों का तीव्र गति से विनाश किया जाता है। उदाहरणतः राजस्थान में अरावली पर्वतमाला के क्षेत्र में संगमरमर, ग्रेनाइट, जिंक, तांबा, अन्य पत्थर व धातुओं का खनन करने के लिए तेज गति से वन विनाश हुआ है। पांचवा, कीड़ों, दीमकों तथा बीमारियों का प्रकोप।
वनों में असंख्य कीड़े तथा दीमक ऐसे होते हैं जो वनों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। सबसे बड़ी ये समस्या होती है कि इनको देख पाना कठिन होता है, अतः ये निर्बाध क्षति पहुंचाते हैं। इस प्रकार वृक्ष विशेष को कई प्रकार की बीमारियां भी लग जाती है, जिससे भी वह असमय ही सूख जाते हैं। छठा, झूमिंग खेती। कृषि की कुछ पद्धतियां भी वनों के स्थायी विनाश का कारण बनती है। जैसे झूमिंग खेती में एक भूभाग विशेष की समस्त वनस्पतियों जलाकर मिट्टी में मिला दिया जाता है। इस क्रिया से कृषि के लिए मैदान बन जाता है। राख से मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ जाने के कारण उस पर 2-3 फसलें लेकर फिर वही क्रिया दूसरे भूभाग पर दोहराई जाती है। इस प्रकार समय समय पर वन काटकर भूमि का उपयोग किया जाता है। तो ये बच्चों हमने वनों के बारे में पढ़ा था। दूसरा, जल संसाधन है। जल सभी प्रकार की जैविक क्रियाओं हेतु वायु के बाद सबसे महत्वपूर्ण घटक है। मनुष्य, पौधों और जीव जंतुओं के अस्तित्व तथा उनके रहने के लिए जल आवश्यक है। मनुष्य को घरेलू कार्यों जैसे पीने, खाना बनाने, कपड़े धोने आदि के लिए जल की आवश्यकता होती है। बड़े बड़े नगरों सहित सभी मानव बस्तियों के लिए पेयजल की आपूर्ति आवश्यक है। इससे काफ़ी धन व्यय होता है, क्योंकि जल स्रोतों का पता लगाना, जल को शुद्ध करना और पाइपलाइनों द्वारा जल का वितरण करना काफ़ी खर्चीला काम है। सभी आर्थिक क्रियाओं जैसे कृषि, पशुपालन, लोहा इस्पात, कागज़ जैसे उद्योगों, ताप, बिजली घरों आदि के लिए जल की आवश्यकता होती है। जल विद्युत बनाने में जल का उपयोग किया जाता है। मनुष्य केवल जल के अभाव से ही पीड़ित नहीं होता, बल्कि कभी कभी बाढ़ के रूप में जल की अधिकता से भी परेशान हो जाता है। बाढ़ में अनेक लोग मर जाते हैं। धन संपत्ति और फसलों को भारी हानि होती है। किसी भी प्रदेश की अधिकता से या उसके अभाव की समस्या के समाधान के लिए जल संसाधनों का पूरा सर्वेक्षण तथा उनके उपयोग का उचित नियोजन आवश्यक है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं जैसे भाखड़ा नागल तथा दामोदर घाटी परियोजना जल संबंधी अनेक समस्याओं का समाधान एक साथ करने के लिए बनाई जाती हैं। बांध के पीछे बने से जलाशय से नहरें निकालकर सिंचाई, घरेलू आवश्यकताओं, उद्योगों, जल विद्युत बनाने, नौ परिवहन तथा अन्य आवश्यकताओं के लिए जल उपलब्ध कराया जाता है। इन परियोजनाओं से मृदा के अपरदन और बाढ़ों को रोकने में भी मदद मिलती है। नदियों, झीलों, तालाबों के रूप में भूपृष्ठीय जल के उपयोगों के कारण मनुष्य कुओं के द्वारा भूमिगत जल का उपयोग भी करता आ रहा है। कुओं से पानी निकालने के लिए मनुष्य अपने लिए हाथों का और पशु शक्ति का सहारा लेता है। जल स्तर को नीचे लाने से रोकने के लिए आवश्यक हो गया है कि नए कुएं बनाने तथा वर्तमान कुओं से पानी निकालने पर नियंत्रण रखा जाना चाहिए।